हेलो बच्चों, मैं फैजान महमूद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, आज जिस सिस्टम के बारे में लोग बात करने वाले हैं उस सिस्टम का नाम है एकता सिस्टम। ठीक है, आई होप जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे या जिन्होंने जीएस की तैयारी की होगा इसका नाम जरूर सुना होगा आपने, और नहीं भी सुना है तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। देखेंगे तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा कि हाँ इस तरह का सिस्टम हमारे मिडिवल हिस्ट्री में जो है एग्जिस्ट कर रहा था। सिस्टम अगर बात करेंगे एकता और सिस्टम का मतलब क्या है, देखिए बच्चों, कोई भी गवर्नमेंट होती है तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पास पैसा भरा होता है। ठीक है, वो आम हम लोगों से, जो आम पब्लिक होती है उसी से ही टैक्स को कलेक्ट करती है। ठीक है, और उस टैक्स को कलेक्ट करके ही हम लोग के ऊपर उसको क्या करती है, खर्च करती है। ठीक है, एक्सपेंडिचर करती है। बट जाहिर सी बात है, जो हमसे टैक्स लेती है वो उसकी इनकम हो गई, और जो हम पे खर्च करती है वो एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, अब इस टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाए, उसके कलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू, या जो भी आप बोलेंगे। इसके लिए अगर एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया जाए कि किन किन चीज़ों के ऊपर टैक्स लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने जजिया टैक्स सुना होगा, ठीक है, या धशाला टैक्स सुना होगा, या इजारेदार सुना होगा, ठीक है, महलवारी सिस्टम सुना होगा। तो ये सब में क्या था, ये सब एक टैक्स कलेक्ट करने का एक मेथड है, एक तरीका है, जो अलग अलग रेंज में अलग अलग तरीके से जो हमारे राजा होते थे या जो हमारे सुल्तान होते थे, ठीक है, हमारे जो किंग होते थे, वो लोग उसको कलेक्ट करते थे। एकता सिस्टम भी बच्चों उन्हीं में से एक मेथड है, एक तरीका है जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एकता की अगर बात करें बच्चों, तो ये एक तरह का रेवेन्यू सिस्टम है जो कि कह सकते हैं आप लैंड के ऊपर लगाया जाता है। किसके ऊपर लगता है, लैंड के ऊपर लगता है। दो तरह के सिस्टम होते हैं, तो अभी उसी सिस्टम के बारे में लोग बात करेंगे और सिस्टम को हम लोग समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये टैक्सेस हैं क्या। देखिए सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट की बात करें और खास करके इस्लामिक नेशन, ठीक है, जो जाहिर सी बात है जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था इंडिया के ऊपर और जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका बनाया गया, तो उनकी जो गवर्नमेंट चलती थी वो कैसे चलती थी, रेवेन्यू बाय कलेक्टिंग ए टैक्स ऑन लैंड। वो मैक्सिमम क्या करते थे, जो लैंड रहता था, यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों के पास जमीन की तो कोई कमी रहती नहीं थी, उनके पास जमीन पर्याप्त रहती थी। तो उन लोगों ने सोच, जाहिर सी बात है, तो उस टाइम पे जो सुल्तान थे उन्होंने सोचा इनसे टैक्स कैसे वसूला जाए। तो जाहिर बात है उनकी सबसे ज्यादा चीज क्या है, उनके पास लैंड है, तो उन्होंने लैंड के ऊपर क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब जाहिर बात है हर व्यक्ति के पास अगर जमीन है और जमीन के ऊपर टैक्स लग जाए, तो जाहिर सी बात है जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हिंदू सिस्टम की, तो ऐसा नहीं है कि हिंदू सिस्टम में जो है लैंड के ऊपर टैक्स पहले से नहीं था, और वो किस लॉ के थ्रू था, वो एंशिएंट मनूज लॉ के थ्रू था। ठीक है, बट जाहिर सी बात है जब मुस्लिम इन्वेजन हुआ तो उन्होंने क्या किया, इस मनु इन्वेजन लॉ को जो है मॉडिफाई कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं मनु लॉ का एक पार्ट को मैं बताऊं, डिस्कस करूं, तो मनु लॉ ये कहता था कि जैसे आपका एक जमीन है जिसपे आप कल्टीवेशन कर रहे हो, यानी कि खेती कर रहे हो, तो खेती में जो आपकी पैदावार हो रही है उसका 2% आप गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, 4% 5% आप अपने राजा को दो, और उसमें से कुछ पार्ट आप अपने, जो आपके वहां शिक्षक आता है पढ़ाने उस टाइम, जिनको कहा जाता था ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मण। जाहिर सी बात है आज ब्राह्मण का मतलब गलत निकाला जाता है, बट जाहिर सी बात है शिक्षक जो उस टाइम के थे, जो एजुकेट करते थे लोगों को, उनको ब्राह्मण कहा जाता था, कोई एक जात नहीं थी वो। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते तो उनको दो, तो इस तरह का कोई सिस्टम था, उसको क्या किया उन्होंने, मॉडिफाई कर दिया, और मॉडिफाई करके एक नया सिस्टम बनाया, दो सिस्टम। पहला सिस्टम जो था वो एकता सिस्टम, दूसरा सिस्टम जो था वो खरज सिस्टम था। एकता सिस्टम की बात करें तो असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी जो लैंड होता था उसके ऊपर एक असाइनमेंट रखा जाता था और उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसी सिस्टम को हम लोग बोलते थे एकता सिस्टम। और खरज सिस्टम में क्या था, वो लैंड रेवेन्यू था, यानी किसी को असाइन नहीं किया जाता था, वो लैंड जिसका होता था उससे जो रेवेन्यू मिलता था उसको खरज बोलते थे। असाइनमेंट दिया जाता था, अगर किसी लैंड है उस पर कुछ असाइनमेंट किसी को दे दिया गया कि आपको इस लैंड से इतना रेवेन्यू जनरेट करना है, तो उसको बोलते थे हम लोग एकता सिस्टम। इस एकता सिस्टम की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इसको स्टार्ट किसने किया था, तो इसको स्टार्ट किया था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। किसने स्टार्ट किया था, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। कब से कब तक थे ये, तो जाहिर सी बात है 1211 से 1236
इतने इनका ये रेन था और इसी में इन्होंने एकता सिस्टम की शुरुआत की। तो चलिए अब बात करते हैं एकता सिस्टम होता क्या है। देखिए बच्चों, एकता सिस्टम अगर बात करें तो जाहिर सी बात है इसको सुल्तान इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था और जाहिर सी बात है ये मेन कह सकते हैं आप मेन रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका बन गया एडमिनिस्ट्रेशन में किसके, स्लेव डायनेस्टी के। जाहिर सी बात है इसके बाद जो सुल्तान है उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया और मॉडिफाई किया, रेवेन्यू था और इंक्रीज किया धीरे धीरे जिस तरह उस टाइम के हालात थे। अब अगर बात करते हैं एकता सिस्टम में होता क्या है, तो देखिए बच्चों एकता सिस्टम की अगर बात करें तो अगर मैं पहले इंग्लिश में आपको बताता हूँ, द लैंड ऑफ द एम्पायर was divided into several large and small tracts called ekta and assigned these ektas to his soldier, officer and nobles. In the beginning, the ekta was based upon salary. Later, under the Firoz Shah Tughlaq, it's become hereditary. क्या हुआ बच्चों इसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई राजा ए गवर्न कर रहा है यानी राज्य कर रहा है। अब उसने क्या किया, जाहिर इतना बड़ा पार्ट है, अब वो घर घर जाके तो रेवेन्यू कलेक्ट कर नहीं सकता, कैसे वो कलेक्ट करे, तो उसने क्या किया छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए इस पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, इस पार्ट में इसको डिवाइड किया और ये वाले पार्ट में ये और ये वाले पार्ट में ये। अब इसको मान लेते हैं स्मॉल ए, ये बी स्मॉल बी, ये स्मॉल सी, ये स्मॉल डी और ये स्मॉल ई। अब स्मॉल ये पूरे का राजा कौन है, ए है। अब उसने स्मॉल ए वाले पार्ट को दे दिया एक्स को, स्मॉल बी वाले पार्ट को दे दिया वाई को, स्मॉल सी वाले पार्ट को दे दिया जेड को, स्मॉल डी वाले पार्ट को दे दिया एम को, स्मॉल ई वाले पार्ट को दे दिया एन को। अब ये एक्स वाई जेड एम एन इनका काम क्या होगा, ये अपने एरिया में रेवेन्यू जनरेट करें, कलेक्ट करें और वो कहां पहुंचाए, सेंट्रल में, सेंटर के यानी जाहिर सी बात है जो सेंटर में राजा है उसके खजाने में, उसकी तिजोरी में। वाई का भी काम यही होगा कि अपने एरिया से पार्ट कलेक्ट करे, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है कलेक्ट करे और उसको कहां तक पहुंचाए, सेंटर के खजाने तक। यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है उसको इस्टेब्लिश किया किसने, सुल्तान इल्तुतमिश ने। इसीलिए इनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्मर भी कहा जाता है, इन्होंने इसको रिफॉर्म किया। ठीक है, तो कैसे लोग बनते थे, तो जो छोटे छोटे पार्ट में आपने इनको डिवाइड किया ना बच्चों, इसी को कहा जाता है एकता। तो क्या एक बड़ा लैंड था उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो कहलाएगा एकता। और फिर क्या किया, जो उनके सोल्जर्स थे तो जो उनके ऑफिसर्स थे, जो नोबल्स थे, उनको कहा गया एकताज, यानी उस जगह का एकता कलेक्ट करने वाला, उनको कहा गया एकताज। उनका काम क्या रहता था, वो वहां से रेवेन्यू को जनरेट करके सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। पहले अगर बात करें सुल्तान इल्तुतमिश की या उनके बाद के दौर की, तो उसमें कैसे एकता चलता था, तो उसमें सैलरी बेस्ड होता था। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेवेन्यू कलेक्ट हुआ 1 लाख रुपए, मान लीजिए हरियाणा से रेवेन्यू कलेक्ट हुआ 1 लाख रुपए, तो जो वहां पे एकता जो असाइन किया गया है, जिसको दिया गया है जिम्मेदारी को, उसकी सैलरी रख दी जाती थी 50,000 रुपए। बट बाकी बचा हुआ 50,000 किसको पहुंच जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब शायद 50,000 नहीं था, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ आपको, इस तरह से होता था अप्रोक्सीमेटली। फिर क्या हुआ, एकता की मीनिंग अगर बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि असाइनमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, किसी इंडिविजुअल को एक सर्टेन कंडीशन पे उस लैंड का मालिकाना हक दे देना। कौन असाइन करता था, तो ये असाइन करते थे सुल्तान, जो पूरे राज्य का या कह सकते हैं उस पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता था वही असाइन करता था। ठीक है, इसी को बोलते थे हम लोग एकता सिस्टम। एकता सिस्टम की अगर बच्चों बात करें तो 2 तरह का हो सकता है, एक लार्ज एकता सिस्टम और एक स्मॉल एकता सिस्टम। ठीक है, चलिए लार्ज और स्मॉल एकता सिस्टम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए लार्ज एकता सिस्टम में क्या होता था, तो लार्ज एकता सिस्टम में जो होल्डर होता था ना, होल्डर ऑफ लार्ज एकता, वेयर प्रोविंशियल गवर्नर हु हैड सम एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पांसिबिलिटीज आल्सो। क्या मतलब, जो बड़े एरिया का एकताज जिसको अगर मिल जाता था वो वहां का गवर्नर कहलाता था। जैसे अगर आपने हमारा पार्ट 2 वीडियो मेडाइवल हिस्ट्री का देखा होगा तो मैंने आपको उसमें बताया है कि रुकनुद्दीन जैसे ही राजा बने वैसे ही अवध में उनका भाई जो गयासुद्दीन था उसने उनके खिलाफ रिबल कर दिया। मुल्तान के जो राजा थे उसने भी, जो गवर्नर था उसने भी कर दिया, यहाँ तक कि लाहौर का जो गवर्नर था उसने भी। तो बड़ा एरिया था, वहां का उनको गवर्नर बना दिया गया। अब वहां के वो गवर्नर बन गए तो उनकी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनको दे दी गई कि भाई आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देखो और सिविल का जो डिस्ट्रीब्यूट्स हैं उनको भी सुलझाओ। तो एक तरह से देखा जाए उस पूरे राज्य का एक अलग राजा तैयार कर दिया गया। बट जाहिर सी बात है वो राजा भी किसी के अंडर आता था, इसलिए उसको बोला जाता था गवर्नर, मेन राजा नहीं होता था। ठीक है,
उनके नाम से शासन करता था कोई। तो इस तरह से अब जाहिर सी बात है, जो वहाँ का जो लार्ज एरिया के जो गवर्नर होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको दीवाने विजारत कहा जाता था, या अक्सर उनको नाम दिया जाता था नायब, सुल्तान, नाजिम, वली, आपने सुना होगा। ठीक है। अच्छा, इनका जाहिर सी बात है, जो ये कैलकुलेटिंग ऑफ टैक्स, ये जो खर्च होता है, इसी को कहा गया एकता। और इसको एक और नाम दिया गया बच्चों, इसको बोला जाता था दीवाने विजारत। क्या बोला जाता था? दीवाने विजारत। और जो चीफ होता था उसको बोलते थे एकतास। और जो सिस्टम, ये पूरा सिस्टम कहलाता था एकता सिस्टम। ओके, अब बात कर लेते हैं स्मॉल एकता सिस्टम की। तो स्मॉल एकता सिस्टम में क्या होता था? द होल्डर और द स्मॉल एकता वेयर द स्मॉल ट्रूप्स होल्डर्स who had no administrative responsibility। जाहिर सी बात है, उनके पास जो सोल्जर होते थे वो काफी कम मात्रा में होते थे और उनको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन देखता था? जो सेंटर पे जो राजा रहता था, जिसके नाम से वो शासन करते थे, वो देखता था। ठीक है। स्मॉल एकतास जो लोग कलेक्ट करते थे, या जो स्मॉल एकता होल्डर्स होते थे, उनके और भी चीजें होती थी। क्या पहला क्या होता था? अप्रोप्रिएट ऑल द इनकम ऑब्टेन फ्रॉम द कल्टिवेटर। जाहिर सी बात है, जो किसान उस टाइम के थे, उनसे जो इनकम, जो वो किसानी करके जो पैदावार उत्पन्न कर रहे हैं, पैदावार कर रहे हैं, उनसे क्विड कलेक्ट करना। क्विड क्या होता है? तो बच्चों, क्विड बोलते हैं हम लोग एक फॉर्म ऑफ मनी को। ठीक है। तो उनसे क्या करना? पैसे को कलेक्ट करना, उनसे खजाना कलेक्ट करके और सेंटर की तरफ उसको पहुंचाना एक प्रॉपर मैनर के थ्रू। ठीक है। They bound to present themselves with horse arms whenever called upon by central government। देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो ये रहती थी, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट इन लोगों को बुलाती थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आया कि भाई आज हमारे राज्य पे आक्रमण हुआ है और आप अपनी फोर्स लेके आ जाओ, तो इनको पहुंचना रहता था, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी। वहीं लार्ज एकता वालों मना भी कर सकते थे। जैसे रुकनुद्दीन का ही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। रुकनुद्दीन के ऊपर जब अटैक हुआ तो सिर्फ 3 लोगों, मतलब रेबल हुआ उनके खिलाफ, तो 3 ही लोगों की तरफ से हुआ था, अवध की तरफ से, मुल्तान की तरफ से और लाहौर की तरफ से। बट बाकी राज्यों में उनके खिलाफ जो है, या जो बाकी एक टास्क कलेक्ट करने वाले गवर्नर थे, उन्होंने उनके खिलाफ रेबल नहीं किया था। ठीक है। और अभी आगे जो वीडियोस बनेंगे उसके बारे में भी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। खैर, तो बट जो स्मॉल एकताज होते थे वो बाउंडेड रहते थे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी उनका जिनके नाम से वो राज्य कर रहे हैं, अपना राज्य कर रहे हैं, उन जब भी उनकी तरफ से बुलाया जाएगा तो उनकी अपनी फोर्स लेके, अपना पूरा जो भी खजाना वगैरह लेके उस सामने प्रस्तुत होना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ी कमी क्या थी? स्मॉल एकताज होल्डर्स वेयर फुतुस एंड मुकद्दम्स। जाहिर सी बात है, जो स्मॉल एकता कलेक्टर थे, इनको क्या बोला जाता था? तो इनको फुतुस और मुकद्दम्स बोला जाता था। ठीक है। फुतुस और मुकद्दम्स। सबसे पहला जो कोई स्मॉल एकता कलेक्टर या जमीन, हाँ एक चीज और, ये स्मॉल एकता वालों को जमींदार भी बोला जाता था। ठीक है। जमींदार बोला जाता था। तो ये जो स्मॉल जो होते थे, आमिर खुसराव, ये सबसे पहले खुद बने थे। फॉर द फर्स्ट टाइम रिफर्ड टू एज खुद एज जमींदार। कौन बना था? आमिर खुसराव। तो आप देखेंगे ये शायद पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है। किस ईयर में आया ये तो मुझे प्रॉपरली नहीं याद आ रहा है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है। हु इज द फर्स्ट जमींदार? तो आमिर खुसराव सबसे पहले कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के जमींदार बने थे, जिनको खुद कहा जाता था। ठीक है। द खुस एंड मुकद्दम्स बिकम फॉन्ड ऑफ लग्जरियस लिविंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जाहिर सी बात है, समय के साथ ये लोग क्या होने लगे? और अमीर होने लगे, और अमीर होने लगे, और इनके राज्य में जाहिर सी बात इनकी और जमीनें जुड़ने लगी, धीरे धीरे इनका एरिया बढ़ने लगा, तो वो लार्ज एकता में कन्वर्ट होने लगे। बट इस सिस्टम को अलाउद्दीन खिलजी, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी आए, उन्होंने देखा कि ये जाहिर सी बात है खुद की वजह से, मुकद्दम्स की वजह से क्या हो रहा है, एकता सिस्टम की वजह से किसानों के ऊपर, जो हमारे प्रेसिडेंट जो खेती करने वाले होते हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? इस सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रोक ऑफ पेन ब्राउट देम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक कलम चलाई उन्होंने और इस सिस्टम को क्या किया? अबॉलिश किया, और पूरा का पूरा सिस्टम किसके अंडर में कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कोई भी अब राजा के नाम से राज्य नहीं करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तुमको कलेक्ट करके लाना है और यहाँ पर देना है। ऐसा कुछ नहीं कि तुम पूरा राज्य चलाओ, कलेक्ट करो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, नहीं। आप इसको सिस्टम को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, उसको कहा गया खालसा लैंड। क्या कहा गया? खालसा लैंड। तो अलाउद्दीन खिलजी को बच्चों अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा रिफॉर्मर कहा जाता है। किसका? एग्रेरियन रिफॉर्मर। ठीक है ना। एग्रेरियन रिफॉर्मर, ऐसा राजा जो पीजेंट यानी किसानों के बारे में सोचता था।
किसानों के हक के बारे में सोचता था। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी प्रोस की, यानी एकता सिस्टम की क्या क्या खास बातें थी। वैसे तो मैंने बहुत सी चीजें बताई, बट चलिए कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला बच्चों जो पॉइंट है एकता सिस्टम में, वो क्या करता है, वो हेल्प करता था किसमें, ग्रोथ में, स्ट्रेंथनिंग करता था, पावर को स्ट्रांग बनाता था। ठीक है और जाहिर सी बात है सुल्तान के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। अब इन्होंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एक एरिया की, वो वहां से गया रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू मिल रहा कि नहीं मिल रहा वो उसकी जिम्मेदारी है। सुल्तान को सिर्फ क्या मतलब रहता था, उसको रेवेन्यू चाहिए। अब जो कलेक्ट करने वाला है वो कैसे भी कलेक्ट करके लाके पहुंचाए। ठीक है दूसरा जो प्रोस थे वो क्या था, अलाउड द कमांडर टू कमांड एवरी ड्यूटी दैट फेल्ड अंडर हिज जुरिडिक्शन, मेंटेन गुड सेंट्रल कंट्रोल बिकम पॉसिबल सिंस द इक्तदार सिस्टम ऑफिसर वाज डायरेक्टली आंसरेबल टू द सुल्तान। अब जाहिर बात है कोई सुल्तान ने क्या किया, अपने कमांडर को किसी एरिया का गवर्नर बना दिया। अब उसकी जिम्मेदारी है कि उस एरिया में शांति कायम रहे, उस एरिया में लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है उस एरिया से टाइम टू टाइम रेवेन्यू जनरेट होता रहे और उसी के जुरिडिक्शन में वो आता था। तो जाहिर बात है सुल्तान के ऊपर से बोझ कम हो गया, उनको डेली जो है कह सकते हो अपनी सभा नहीं लगानी पड़ेगी, लोगों को प्रॉब्लम नहीं सुननी पड़ेगी। अब वो कमांडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एरिया में संभाले। तीसरा, द सिस्टम इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट सिंस टॉप परफॉर्मिंग कमांडर रिसीव्ड एकता एज पेमेंट। अब जाहिर बात है इसमें एक हायरार्की बना दी गई, या कह सकते हैं आप टॉप टू बॉटम बना दिया गया। मतलब जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट निकलाता था, जिसके एरिया में जनता बहुत ज्यादा खुश रहती थी, उसको टॉप परफॉर्मर माना जाता था और उसको एकता के रूप में ही और जमीनें या कह सकते हैं और एरिया दे दिया जाता था। ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे मान ली कोई हरियाणा का है और हरियाणा में उसका सिस्टम गवर्नर जो वहां का है बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसको अब दिल्ली का भी दे दिया गया, उसको अब और अच्छा किया उसको उत्तर प्रदेश का भी दे दिया गया। तो कुछ इस तरह का सिस्टम था। ठीक है फोर्थ, it aids the imperial expansion since Iqtidar used to lead military expedition against nearby independent nations on Sultan behalf due to division of labor in maintaining soldier between Iqtidar arrangement और also made easier maintaining two armies। जाहिर सी बात है आप देखो जैसे मैंने बताया कि कोई हरियाणा में था, गवर्न कर रहा था, अच्छा चल रहा था, बट पास ही का दिल्ली उसको खाली दिखा। दिल्ली में एक छोटा सा राजा है, अब उसके पास अच्छी खासी आर्मी है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, उसके पास पैसा भी ज्यादा है। उसने क्या किया, अपने बगल वाले राज के ऊपर अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया। बगल वाले राज का राजा जीत तो पाएगा नहीं, जाहिर सी बात है वो भी राज्य किसमें शामिल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके बगल वाले राज को इन्वेड किया, उसको भी शामिल कर दिया किसमें, सेंट्रल। तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे सुल्तान इल्तुतमिश के ये एकता सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि जो स्लेव डायनेस्टी थी उसका एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ, ड्रामेटिकली एक्सपेंशन हुआ, यानी बहुत तेजी से राज्य बढ़ने लगे, एक के बाद एक राज्य उसमें और जुड़ने लगे और जुड़ने लगे। तो जाहिर सी बात है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस था वो क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। तो ये फायदा था एकता सिस्टम का, उस टाइम फायदा हुआ। किसको फायदा हुआ, हमारे सुल्तान को, उस टाइम जो स्लेव डायनेस्टी मतलब एग्जिस्ट कर रही थी। तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या था, ह्यूज आर्मी का। जाहिर सी बात है राज्य बढ़ते थे तो उनकी आर्मी और जुड़ती गई और जुड़ती गई। नेक्स्ट बात करें, ऑल्सो फैक्ट द इक्तदार यूज्ड टू रिसीव टैक्सेस डिपॉजिट देम इन रॉयल ट्रेजरी। अब जाहिर सी बात है अलग अलग जहां से अलग अलग जो हमारे इक्तास थे वो कलेक्ट कर रहे थे खुद और उसको लाके रॉयल ट्रेजरी में उसको कलेक्ट कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है जो खजाना था वो भी क्या हो रहा था, और बढ़ रहा था। एंड दैट इज वाई आप देखेंगे कि मुगल सल्तनत के दौरान जो है ईरान से जो है आते हैं और अटैक करके चले जाते हैं। कौन अटैक करके चले जाता है आप ये उनको कमेंट में बताएं। ठीक है तो ये बच्चों कुछ पॉइंट्स थे जिसको हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है एंड बाकी सब मैंने आपको समझा ही दिया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके कॉन्स की, क्या क्या इसका क्या गलतियां थी, इसमें क्या क्या कमी थी। तो एकता सिस्टम की अगर बच्चों बात करें, द एकता सिस्टम रन स्मूथली अंडर द रेन ऑफ एनी सुल्तान, बट व्हेन वीक और ग्रीडी सुल्तान टेक द थ्रोन प्रॉब्लम इनविटेबली अराइज। क्या हुआ, देखिए बच्चों ये सिस्टम तभी तक अच्छा चल रहा था जब तक सुल्तान के अंडर में रहता था, सुल्तान उसकी देख रेख करता था। लेकिन जाहिर सी बात है अब सुल्तान ने किसी को दे दिया, अब वो क्या है, वो बहुत लालची और कमजोर है, तो जाहिर सी बात है टाइम से रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पाएगा। लोगों की प्रॉब्लम से उसको मतलब है नहीं, उसको रेवेन्यू ही चाहिए और वो किसके लिए, अपने लिए चाहिए, सेंट्रल यानी सेंट्रल ट्रेजरी में उसको जमा करना है। तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे क्या होगा, ये सिस्टम कमजोर पड़ने लगा। अ लार्ज नंबर ऑफ इक्तदार प्रोक्लेम फ्रीडम फ्रॉम सुल्तान आफ्टर द पासिंग ए पावरफुल मोनार्क टू सेफली टेक कंट्रोल न्यू सुल्तान हैज टू पुट
ऑफ लॉट ऑफ एफर्ट। अब जाहिर सी बात है, आप सोचिए एक पावरफुल सुल्तान की डेथ हो गई। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ऐसा कुछ है नहीं बट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अकबर का। आप देखेंगे अकबर की डेथ के बाद जो है शाहजहां वगैरह इन लोगों ने चीजों को संभाला, बट औरंगजेब के बाद कोई भी अच्छा राजा नहीं आया। तो अकबर से औरंगजेब तक अगर आप देखेंगे तो मुगल एम्परर का बहुत तेजी से एक्सपेंशन हुआ, बट उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एक्सपेंशन कम होने लगा। जो उनके जीते हुए राज्य थे वो भी धीरे धीरे उनके हाथ से निकलते गए। तो क्या हुआ ये कि नंबर ऑफ इक़्तिदार बढ़ गए। अब जाहिर बात है हर छोटे छोटे राज्य में नंबर ऑफ इक़्तिदार हैं और सबको क्या चाहिए होगी, अपनी सॉवरेनिटी चाहिए होगी, अपनी फ्रीडम चाहिए होगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट में चेंज आया, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांजिशन का फेज आया, वो उसका फायदा उठा के अपने आप को फ्रीडम घोषित कर देते थे, यानी आजाद घोषित मान लेते थे। वो ना नए राजा को रेवेन्यू देते थे, उनके खिलाफ क्या कहते हैं वॉर छेड़ देते थे, रेबल कर देते थे, कुछ इस तरह का। ये इसका सबसे बड़ा कॉन्स था। इक़्तिदार चार्ज possess vast financial and military resources, were constantly able to reject the weak sultan order। अब जाहिर सी बात है जो इक़्तिदार होते थे उनको जाहिर सी बात है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग भी होना पड़ता था और उनकी जो मिलिट्री रिसोर्सेज थे वो भी स्ट्रांग होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि अगर आप कमजोर हो और आप जाओगे रेवेन्यू कलेक्ट करने, कोई नहीं देगा आपको। अगर आप कमजोर हो और आप जाओगे किसी ताकतवर से कहने की रेवेन्यू जो राजा को हमारे चाहिए, कभी नहीं देगा। तो आपके पास एक स्ट्रांग आर्मी होनी चाहिए थी जो जाए और रेवेन्यू कलेक्ट करके ला सके। अगर हम लोग बात करें, द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट बिकम प्रोमिनेंट व्हेन द इक्ता सिस्टम बिकम हेरेडिटरी। फिरोज शाह तुगलक डिड दिस एंड सिग्निफिकेंटली लेड द डाउनफॉल ऑफ तुगलक डायनेस्टी। फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी के एक सुल्तान थे, राजा थे। उन्होंने क्या किया, इस जो इक्ता सिस्टम था उसको हेरेडिटरी बना दिया। पहले क्या होता था शमसुद्दीन में, वो लोगों को सैलरी बेस पे रखते थे, उनकी एक फिक्स सैलरी होती थी, बाकी बचा हुआ जाता था किसके पास, राजा के पास, यानी राजघराने में, राजा की ट्रेजरी में, खजाने में। फिर बाद में क्या हुआ, उसको सैलरी बेस ना होके उसमें हक कर दिया गया, मतलब जितना रेवेन्यू कलेक्ट करोगे उसका कुछ परसेंट आपका, बाकी मेरा। अब जाहिर सी बात है, आप सोचो पहले सैलरी बेस था तो रेवेन्यू 100 रुपया होता था तो हमें फिक्स मिलना था, मान लो 15 ही मिलना था। फिर क्या होगा, जितना कलेक्ट करोगे तो लोगों के अंदर लालच बढ़ती गई। अब किस सुबह ही सोचता था 100 रुपया अगर कलेक्ट करेंगे तो 15 रुपया मिलेगा, लाओ हम 500 कलेक्ट करते हैं। तो जब 500 कलेक्ट करेगा तो उसको 75 रुपया मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने की और ये कह सकते एक टास्क कलेक्ट करने की होड़ मच गई, ठीक है। और फिर इसको जाहिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसको हेरेडिटरी बना दिया, यानी अगर बाप कलेक्ट कर रहा था तो फिर उनका बेटा कलेक्ट करेगा, उनके बेटे का बेटा कलेक्ट करेगा, यानी कि इसको परिवारवादी बना दिया, जो कि बहुत बड़ा एक कह सकते हैं तुगलक डायनेस्टी के डाउनफॉल में रीजन बना। फिर लोधी एकता सिस्टम मेथड व्हाट गॉट मच मोर डिफिकल्ट वंस लोधी सीज्ड कलेक्टिंग फवाजल फ्रॉम इक़्तिदार एंड सम लोधी इक़्तिदार इन पंजाब हु प्लान ग्रैब द कंट्रोल वेयर डिफीटेड। इन्होंने क्या किया, सीज कर दिया फवाजल को। फवाजल की अगर बात करें बच्चों, तो फवाजल क्या होता है, फवाजल बच्चों आप कह सकते हो एक मेथड होता है, ठीक है। मेथड क्या होता है, जैसे मान लो आपने 100 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया, ठीक है, और मिलिट्री है, बाकी आपके राज्य का खर्चा है, उसका एक्सपेंडिचर कितना था, 80 रुपया, तो बचा कितना, 20 रुपया। यही 20 रुपया कहलाता था बच्चों फवाजल या फवाजिल। तो फवाजिल क्या होता है, एक मनी होता है, एक्सेस ऑफ इनकम टू द सेंटर, ठीक है, आफ्टर मीटिंग हिज एंड आर्मी एक्सपेंसेस, यानी सेंटर को वो पैसा देना, जो बचा हुआ पैसा देना, जिसमें आपका खर्चा और आर्मी का खर्चा निकालने के बाद जो पैसा बचा है वो सेंटर को देना, वही कहलाता था फवाजिल। ये क्या होता था, ये बैलेंस होता था। फवाजिल का मतलब क्या होता था, बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी बैलेंस और एक्सपेंडिचर, इनकम और बैलेंस के बीच में, एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस करना, ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस करना, वही कहलाता था फवाजिल, ठीक है। और इसको किसने सीज कर दिया था, तो लोधी डायनेस्टी में इसको सीज कर दिया गया, जिसकी वजह से और कॉम्प्लिकेटेड हो गया और धीरे धीरे जाहिर सी बात है नए नए मेथड की हमको जरूरत पड़ी। ओके बच्चों, अब बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। बच्चों अगर बात करें हम लोग बाकी सिस्टम्स की, तो कुछ और भी सिस्टम है जो आपको शायद जानने चाहिए, और कमेंट्स में मुझे बताइएगा क्या ये सिस्टम आपको जानने की जरूरत है या नहीं है।
तो बच्चों एक सिस्टम जो कि शुरू किया था दहशाला सिस्टम, दहशाला सिस्टम और ज़ाब्ती सिस्टम, ठीक है। दहशाला सिस्टम और ज़ाब्ती सिस्टम, इसको किसने स्टार्ट किया था? तो इसी से स्टार्ट किया गया था अकबर के रूप में, अकबर ने स्टार्ट किया था, ठीक है। कब स्टार्ट किया था? तो 1580 में स्टार्ट किया था अकबर ने। किसके कहने पर किया था बच्चों? तो राजा तोरामल, राजा तोरामल, इनके कहने पर अकबर ने ये सिस्टम को स्टार्ट किया था। ये सिस्टम बच्चों लाहौर से लेकर इलाहाबाद तक ये सिस्टम चलाया जाता था, ठीक है। लाहौर से लेकर इलाहाबाद तक ये सिस्टम चला था, ज़ाब्ती सिस्टम। और जाहिर सी बात है बाद में इस सिस्टम को जो है डेक्कन में भी लागू किया गया, बट डेक्कन में जब लागू हुआ तब उस टाइम अकबर नहीं थे, उस टाइम थे शाहजहां। उस टाइम कौन थे? शाहजहां। और शाहजहां ने स्टार्ट कराया कहां पर? डेक्कन पर। किसके अंडर में? मुरली खुर्शीद खां के उसमें, ठीक है, वहां के गवर्नर थे। एक और सिस्टम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं इजारेदार सिस्टम, इजारेदार सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं इजारेदार सिस्टम। एक है सिस्टम बच्चों महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। फिर जमींदारी सिस्टम, आपने सुना ही होगा, ठीक है, जमींदारी सिस्टम। फिर एक सिस्टम आएगा रॉयतवारी सिस्टम। तो इस तरह के कुछ सिस्टम और भी हैं बच्चों। तो इनमें से किस सिस्टम के बारे में आपको जानना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उस सिस्टम के ऊपर भी एक वीडियो अलग से बना दूंगा ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो सिस्टम्स को लेके वो दूर हो जाए। बच्चों अगर सिस्टम की बात, ये सारे सिस्टम किस लिए थे? टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, बट जाहिर बात है अलग अलग थे। अगर अंग्रेजों की बात करें तो बच्चों, तो अंग्रेजों ने बहुत से एक से एक सिस्टम लाए थे। और अगर पूरे इंडिया की बात करें हम लोग बच्चों, तो इंडिया में अंग्रेजों ने, ये मैथ के थ्रू हम समझाते थे आपको, तो पूरे इंडिया में अंग्रेजों ने जो है ईस्ट में अलग सिस्टम चलाया, सेंट्रल में अलग सिस्टम चलाया, वेस्ट में अलग चलाया, और जो साउथ का पार्ट था उधर अलग सिस्टम चलाया, ठीक है। तो आज का वीडियो बच्चों हम लोग यहीं रोकेंगे एंड काफ़ी लंबा नहीं करना है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया हो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस बारे में आपको और जानना है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर बच्चों।